नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के आज 83 दिन हो गए। इन 83 दिनों में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अब किसान नेताओं और सरकार के बीच संवादहीनता का लंबा वक्त हो चुका। 22 जनवरी को आखिरी बार किसान नेताओं के साथ सरकार की बातचीत हुई थी। 22 जनवरी से आज तक अब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हैं और आंदोलन टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, पलवल, हर जगह किसानों का जत्था आंदोलनरत है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है और सबकी इसी सवाल में दिलचस्पी है कि जो बातचीत थम गई, जो बातचीत टूट गई, जो डेडलॉक है, क्या वो डेड एंड हो जाएगा और ये बातचीत का दरवाजा क्या फिर खुलेगा और इस आंदोलन का हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा। जिन मांगों को लेकर किसान 83 दिनों से बैठे हैं, उन मांगों का क्या होगा। क्या सरकार बातचीत के दरवाजे खोलेगी? क्या सरकार किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाएगी या किसान नेता अपनी तरफ से पहल करेंगे? और अगर किसान नेता पहल नहीं करेंगे तो क्या यूं ही किसान और किसान नेता बैठे रहेंगे और सरकार ये मान लेगी कि जितने दिन आपको बैठना है बैठे रहो? ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ हमारे साथ हैं किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल, पंजाब के कद्दावर किसान नेताओं में से एक, संयुक्त किसान मोर्चे के सबसे अहम सदस्य और तमाम रणनीति जो किसान नेताओं की बनती है उसकी रणनीति के मूल सूत्रधार में जो चंद किसान नेता हैं उसमें बलबीर सिंह राजेवाल साहब हैं। बलबीर सिंह राजेवाल साहब, अब सबकी दिलचस्पी इसमें है कि जो 22 जनवरी से जो संवाद टूट गया, हालांकि उसके बीच बहुत कुछ गुजर गया, उसको 8 दिन उधर और 16 दिन इधर, 24 दिन हो गए। तो अब ये बातचीत कब और कैसे शुरू? देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो बातचीत करे। हमने तो अपने दरवाजे बंद किए नहीं हैं और सरकार अगर झूठ फैला रही है वो हमारी गलती नहीं है। अब तक जो पिछली 11 मीटिंग्स हुई उसमें 3 बार हम क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस कर चुके। वो बाहर आके कहते हैं वो क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस नहीं करते। अगर डिस्कस नहीं किया होता तो उनको कैसे पता चला कि इस सेक्शन में भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इसमें भी ज़रूरत है, इसमें भी ज़रूरत है। एक तरफ तो वो कहते हैं अमेंडमेंट्स हैं करने वाली हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इसमें वो हमारे साथ क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस नहीं करते। तो सरकार के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं है और बदकिस्मती समझो इस देश की कि जो गालियां प्राइम मिनिस्टर देते हैं पार्लियामेंट में किसानों को, परिजीवी कहा एक तरह से उन्होंने, गली का कीड़ा, पैरासाइट्स, गली का गंदगी का कीड़ा किसानों को बोला। तो आज तक हमने तो कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर देखा नहीं जिसने ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हों। प्राइम मिनिस्टर का एक एक शब्द मायने रखता है, वो नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके मुंह से ऐसे शब्द, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये तो मैसेज सारे देश में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे गया कि क्या हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को। और अगर वो जिद पकड़े हुए हैं तो हमें तो कोई आपत्ति नहीं, हम तो किसान हैं, वी आर नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी और इसमें कोई पॉलिटिक्स है नहीं। हम तो बैठे हैं। अगर उन्होंने गलती की है, एक तरफ तो बार बार कहते हैं जी देखो जी, अभी स्पष्ट कहते हैं वो आज की तारीख में रिपील मत करवाओ, इसके लिए समय तय कर देते हैं, 2 साल 3 साल भी कर लेंगे, उसके बाद रिपील कर देंगे, तब 6 महीने में इलेक्शन आ जाएगी, रिपील कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आज करते हैं तो हमारी बेइज्जती बहुत है, तो ईगो प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बताइए राजेवाल साहब, जैसे आपने कहा ईगो प्रॉब्लम है, परजीवी भी कहा, आंदोलन जीवी भी कहा और उसको लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई प्रधानमंत्री की और दोनों सदनों में कहा और उस पर कायम रहे। लेकिन मैं उस पर आता हूँ जो जिस सवाल का जवाब अभी सब लोग खोज रहे हैं। जो किसान यहाँ बैठे हैं 10-12 किलोमीटर में, जो किसान बैठे हैं टिकरी बॉर्डर पर 20-22 किलोमीटर तक, जो किसान बैठे हैं, सबके जहन में भी वो सवाल है और देश भी जानना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि ईगो की बात आपने की, क्या ईगो, दोनों तरफ से कहीं ईगो है कि हम कैसे मान लें आपके किसी प्रस्ताव को? बीच के रास्ते के लिए न किसान नेता तैयार हो रहे हैं, सरकार ने एक ऑफर दिया, सरकार की तरफ से अब यही कहने की कोशिश हो रही है पहले तो हम अमेंडमेंट के लिए तैयार थे, फिर हम 1.5 साल होल्ड करने को तैयार हुए, लेकिन ये जिद पर अड़े। देखिए, सरकार हर चीज़ गलत प्रोजेक्ट कर रही है और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मीडिया में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो सरकार की बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है, किसानों की बात वो इग्नोर करता है। रियलिटी ये है, हमने कभी जिद नहीं की,
आज भी हम कहते हैं सरकार बुलाएगी तो हम जाएंगे। वो जो ऑफर करते हैं उस पर किसान संतुष्ट नहीं। जब वो ये बात मानते हैं कि ये कानून गलत बन गए तो वापस लेने में क्या दिक्कत है? गलती की है और जिस तरह के कानून हैं अगर ये इम्प्लीमेंट होते हैं तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो किसी पूंजीपति की तिजोरी में लोगों की रोटी कैद करने की बात हो गई। तो इस इतने अहम मुद्दे पे सरकार, उसके पास कहने को कुछ नहीं, जिद पे अड़ के, क्योंकि ताकत है, ताकत के मुजाहरे से वो इस आंदोलन को दबाना चाहती है। लेकिन हम वी आर प्रिपेयर्ड टू फाइट टू द लास्ट। अब ये बताइए कि ठीक है, आपने अपनी बात रखी कि हम अंतिम तक लड़ने को तैयार हैं, लेकिन अब जो स्थिति है, जो सरकार ने आखिरी बार संसद में दोनों भाषण में प्रधानमंत्री ने एक तरह से साफ कह दिया कि इसके आगे कुछ नहीं हो सकता जो हम कह चुके। उसके पहले ऑल पार्टी मीटिंग में कहा ये एक कॉल की दूरी पर है, लेकिन कंडीशनल, कि उसी प्रस्ताव पर जिसको आप रिजेक्ट कर चुके। तो कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है ना, इसका मतलब मान लें। प्रधानमंत्री बड़ा चुस्ती से कहते हैं एक कॉल की दूरी पे है। कौन से टेलीफोन पे कॉल करें? किसान को नंबर बताया उन्होंने? हम तो लाइन लगा देंगे टेलीफोन करने की। तो ये कहने की बात है प्रधानमंत्री की, एक कॉल की बात नहीं है, बात उनकी जिद की है। और एक बात और मैं जो बात मीडिया नहीं कह रहा, मुझे अफसोस है कि जो जब 22 को मीटिंग हुई हम समझ नहीं पाए कृषि मंत्री क्या कह गए। वो उठते समय वो कह गए अच्छा चलो फिर हम आप भी अपने 26 जनवरी की तैयारी करो, हम भी 26 की तैयारी करेंगे। तो 26 का उनका प्लान था इस आंदोलन को गलत दिशा देने का। और ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी हुई है, हिंदू सिख मसला बना नहीं। हरियाणा वाले हमारी मदद पे आ गए, यूपी वाले एकदम खड़े हो गए कि ये बात नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार ने तो पूरा अपना कम्युनल कार्ड खेलने की कोशिश की। तो जिस सरकार की मानसिकता यहाँ तक गिर चुकी हो उसे क्या कहोगे? और ऐसे आंदोलन में डेफिनेटली लंबा होगा, हमें वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ऐसे आंदोलन में जहाँ सरकार किसी और के प्रेशर में हो, WTO के प्रेशर में हो, तो ये तो लड़ाई और बड़ी हो गई। तो इसमें हम समझते हैं कि सरकार अकेली नहीं, बहुत से लोग फंसे हुए हैं। किसानों को ये आंदोलन लंबा लड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं 26 जनवरी पर हम थोड़ा आगे बात करते हैं। जैसे आप कह रहे हैं आंदोलन लंबा लड़ना पड़ेगा, डेडलॉक है, संवादहीनता की कोई गुंजाइश नहीं है, पहल कौन करेगा उसमें आप जैसे अब कहते हैं कि कौन सा नंबर पर, लेकिन वो तो बैक चैनल बातचीत होती है। पता है कृषि मंत्री से जैसे आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन असली बात तो राज्यपाल साहब वहाँ फंसा है ना, कि बात उस प्रस्ताव पर सरकार करने को तैयार है जिस प्रस्ताव को आप रिजेक्ट कर चुके हैं। तो बातचीत से ऐसे भी उसका मतलब है वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं। जो प्रस्ताव दे रहे हैं उसका मतलब एक एक क्लॉज पे बहस होके वी हैव प्रूव्ड कि जो कानून है ये गलत बने। मैंने एक मीटिंग में साथ में पार्लियामेंट क्वेश्चन लेके गया, कृषि मंत्री जो मानते नहीं थे कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, मैंने एक एक क्वेश्चन का, इस नंबर का क्वेश्चन फलां MP का फलां डेट को, आपने कहा एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, इस नंबर के क्वेश्चन पे इतने डेट को फलां MP को आपने जवाब में कहा एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज स्टेट सब्जेक्ट। 7 क्वेश्चन मैंने पढ़ के सुनाए। तो मैंने कहा भी जब आप खुद मान रहे हो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट तो आपने इसमें दखल क्यों दिया? अब ये बताइए राज्यपाल साहब, उपाय क्या है? अब जहाँ 83 दिन हो गया, मौसम भी बदल रहा है, गर्मी होने लगी, लोग लगातार बैठे हैं, हमने सर्दी भी देखी, बारिश भी देखी, तमाम तरह की मुश्किलों में किसान बैठे रहे लाखों। और हमने भी यहाँ कम से कम 100 बार सारे उस पर गया और देखा उन मुश्किलों को। सड़क के किनारे ऐसे बैठना आसान नहीं होता, जिसका घर 200-400 किलोमीटर दूर है और खेतों में अब फसल कटाई का भी शायद अगले महीने शुरू होगा, गेहूं सरसों का। तो ये इन मुश्किलों को कैसे लंबे समय तक झेलेंगे और उपाय क्या है, ये आप ही बताएं। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश की प्रॉब्लम है, इस देश की जो इकोनॉमी है वो एग्रो बेस्ड है। जिस चीज़ पे सारी देश की इकोनॉमी खड़ी है उसके बारे में अगर प्रधानमंत्री को चिंता नहीं तो कौन करेगा? अगर इस विषय पे जो हम आंदोलन में हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस होने जा रही है, अगर इस विषय पे न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में बहस हो गई, ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन हुआ, अगर इस विषय पे अमेरिका का राष्ट्रपति वरीड है, तो इस क्या कहोगे हमारी सरकार को? सबसे नालायक सरकार है, सबसे जिद्दी सरकार है। 2-2 ढाई-ढाई एकड़ वाले किसानों को यहाँ बिठाया है। वो चाय वाला जो बन गया राजा,
लाखों के ड्रेस पहनता अंबानी अडानी जो उसको देते हैं। अब लोग सब समझने लगे हैं, पटका मारेंगे इसको। उनका नैरेटिव बदल गया, वो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बदल गया। जो वो कहते थे ना हिंदुत्व की बात, अब लोग समझने लगे हैं इकोनॉमिक बात का क्या असर होता है। अब इन्होंने ड्रामा कर रहे हैं, नज़दीक के शहरों में ना राम मंदिर बनाने के लिए बोर्ड लगवाए हैं, गाँव जाते हैं, हमारे खिलाफ प्रचार करते हैं लोगों को भड़काने के लिए, इस नाम पे कि हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं मंदिर पे, और लोग इनकी बात नहीं सुन रहे। अब हर शहरी, हर गांव का बच्चा, हर दुकानदार, हर एम्प्लॉय इनकी खसलत को समझ गया है। उपाय क्या है अब इस आंदोलन का आगे सस्टेन करना इन मुश्किलों में? अगर सरकार जिद पर अड़ी है कि हम नहीं बात करेंगे और डंके की चोट पर, और हम लोग भी मानते हैं कि इस तरह से आंदोलन करने वालों का मजाक उड़ाना संसद में कि आंदोलन जीवी हैं और परजीवी हैं, और ये देश आज़ादी के आंदोलन से आज़ाद हुआ और आंदोलन का इतिहास रहा है। जयप्रकाश नारायण से लेकर हर दौर में आंदोलन हुए, और मैं तो कहूँगा अगर 10 साल यूपीए राज में देखे तो बीजेपी के नेताओं के आंदोलन के नाम पर तमाम नौटंकियां भी हमने देखी, वो अलग बात है, लेकिन मजाक उड़ाया संसद में। तो अब यहाँ से आगे क्या डिपार्चर पॉइंट? मैं बात कर रहा हूँ, दरअसल रियलिटी ये है कि इन लोगों के पैर के नीचे बटेरा आ गया। आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं, एक मामूली सी खरोच भी नहीं आई। बीजेपी तो उस वक्त अंग्रेज़ों की पिट्ठू थी, तो आज ये बातें समझाते हैं हमें। बीजेपी नहीं, आरएसएस उस समय। आरएसएस सही, उस वक्त जनसंघ था, आरएसएस एक ही चीज़ थी। उस वक्त तो ये अंग्रेज़ के पिट्ठू थे। आज इनको ये लाल किला बेच दिया डालमिया को। लाल किला देश का सिंबल है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज लाल किले की बात करते हैं, ये तो तिरंगे की बात करते हैं। हमारे बच्चे फौज में शहीद हो रहे हैं, वो तिरंगे में लिपट के आते हैं। इनका गुजरात का एक भी आदमी फौज में भर्ती नहीं होता। ये हमें सिखाते हैं देश के लिए कुर्बानी। हमें सब पता है, और हमें ये भी पता है कि कितना जिद्दी आदमी है। हमने उसकी तैयारी कर ली है। गांव-गांव रेजोल्यूशन डाल दिए लोगों ने, पंचायतों ने, कि हर घर का एक आदमी कम से कम वहाँ पे जाएगा, आंदोलन में जाएगा, और जो आंदोलन में बैठे होंगे उनका काम गांव वाले करेंगे। ये सारा तय हो गया है कि गांव वाले उसका काम करेंगे जो यहाँ बैठा है। 10 दिन के बाद यहाँ वाला घर जाएगा, वहाँ से 10 दिन के बाद उतना ही बड़ा जत्था यहाँ आ जाएगा। आप देखेंगे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है इस आंदोलन से। दुनिया में ये पहला आंदोलन है जो इतना लंबा चला, जिसमें इतनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी, जो इतना पीसफुल रहा। और ये भी आप देखेंगे दुनिया में इन मुश्किलों के बावजूद ये आंदोलन सस्टेन कैसे करता है, ये भी हम प्रूव करेंगे। और देखेंगे प्राइम मिनिस्टर कब तक भागते हैं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं इसको। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये हिस्टोरिकल ऐतिहासिक आंदोलन है कि इस तरह से एक मौसम, सर्दी मौसम का मौसम, बारिश का मौसम, और दिल्ली की सीमाओं पर ऐसे किसान खुले आसमान के नीचे ट्रैक्टर में, ट्रॉलियों में रहे और 83 दिन रहे। लेकिन जैसे आपने पीसफुल कहा, पीसफुल आंदोलन को क्या 26 जनवरी को जो हुआ उससे क्या उस आंदोलन को कलंक लगा, धब्बा लगा 26 जनवरी को, चाहे लाल किले पर जो हुआ या कुछ जगह ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जो पुलिस से भिड़ंत हुई? बड़ी स्पष्ट बात है, मैं कह चुका हूँ। सरकार का प्लान था, जो मैंने कहा एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने 22 को हमें कहा, हमें अब समझ आती है। अच्छा चलो, आप अपनी 26 की तैयारी करो, हम अपनी करते हैं। तो हमें रूट दे दिए, उन रूट पे हमने जाना था। हम कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे। अगर हमारा वो उन रूट्स पे ये परेड होने देते, इतनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आए थे, तो 3 दिन 72 आवर्स के लिए ट्रैक्टर चलते रहते, तब ये वो कंप्लीट होता, ये फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड होता। सरकार नहीं चाहती थी ये कामयाब हो, इसीलिए उन्होंने क्या किया, मैं खुद यहाँ जाके हमारे जो टर्न मोड़ काटना था अपने रूट पे, जहाँ रिंग रोड है, उससे पहले पुलिस हमारे रास्ते पे खड़ी है, हमें कह रही है इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, रिंग रोड की तरफ जाओ। और ये गाजीपुर बॉर्डर में क्या हुआ, तो युद्धवीर वहाँ खड़े थे, जो उनका जो रूट था उसको तो ब्लॉक कर रखा था। जो लाल किले की तरफ जाता था वो खुला छोड़ा था, और लोगों ने उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की। यही बात टिकरी बॉर्डर पे हुई। हर जगह पुलिस ने कहा कि इस तरफ जाओ। और मुझे बताइए जी, 26 जनवरी का इतना बड़ा इम्पोर्टेंट दिन हो, लाल किले में पुलिस फोर्स और आर्मी आमतौर पे रहती है, कहाँ गई थी वो? क्यों एंटर करने दिया किसी को? कौन जिम्मेवार है?
इसका मतलब सिक्योरिटी लैब सरकार के पार्ट से है। सरकार सारे देश के सामने सरकार को ये माननी चाहिए कि वो फेल हुए सारा। दरअसल उन्होंने ये प्लान किया था, प्लान ये किया था कि हिंदू सिख का झगड़ा बनाएंगे, हिंदू सिख का झगड़ा बना के पंजाब में एक बार फिर आग में झोंकेंगे। ऊपर वाले की कृपा हुई और हमारे भाई हरियाणा वाले 2 दिन हम सदमे में रहे, 26 और 27 को, 28 को एकदम जत्थे वहाँ से आ गए हैं। मोदी ये करता है, यूपी से आ गए, यहाँ से आ गए, उत्तराखंड से आ गए, तो फिर खड़ा हो गया आंदोलन और मोदी खुद एक्सपोज हो गया। ये आप सही कह रहे हैं कि ये सब चीजें हुई होगी, कुछ इसमें लापरवाही होगी, लाल किले में इतने लोगों का जाना जहां वो आर्मी भी है, पुलिस भी, लेकिन कुछ चूक आप लोगों से भी हुई। आप एसेस करते हैं जो आप कह रहे हैं कि 26-27 को मातम था, कि जैसे खबरें छपी कि यहाँ भी 25 की रात को दीप सिद्धू और लोगों ने या मंच कब्जा कर लिया या मंच से इस तरह से प्रोवोकेटिव बातें कही गई कि लाल किले जाएंगे, तो कुछ लापरवाही या चूक हुई क्या, या असेसमेंट में कुछ गलती हुई? हम सरकार की चाल नहीं, मैंने कहा कि उन्हें हमें कहा कि आप अपनी 26 की तैयारी करो, हम अपनी करें। अब समझ आती है उनकी तैयारी क्या थी वो। और रात को 10 बजे यहाँ आके एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर तैयारी करके जाता कि हमारा तो 10 बजे चलने का प्रोग्राम था, तो उनको 7 बजे निकाल के ले जाता है सुबह। इसके पीछे क्या है? सवाल तो सरकार पे उठाना चाहिए, सरकार दोषी है इसमें। ये सारा एपिसोड ये एक मिल के सारी मिली जुली एक षड्यंत्र था और सारे देश को बांटने का। मैंने एक स्टेज पे किसी बीजेपी का कोई लीडर आया, मैंने कहा बख्श दो हमें, पंजाब में ऐसी आग मत लगाओ। अगर पंजाब में आग बढ़ गई तो जम्मू कश्मीर आपका पहले आपके हाथ में नहीं है, पंजाब में भी आग लग जाएगी। हिमाचल जो है वो पंजाब से गुजर के जाते हो तो नक्शे पे हिंदुस्तान का गला काटने जा रहे हो क्या? इनको चिंता है कोई? वो तो देखिए अब टूल किट खोज के लाए हैं, जैसे टूल किट बहुत बड़ी चीज हो, और एक 21 साल की लड़की गिरफ्तार हो गई, दिशा रवि, बाकी 1-2 लड़कियां एक्टिविस्ट उसमें गिरफ्तार होगी, और ऐसा 3-4 दिन से सारे चैनल पर ऐसे माहौल बनाया हुआ है कि जैसे न जाने कितने बड़े आतंकवादियों को गिरफ्तार किया इन लोगों ने। मुझे बताइए, यहाँ जो लोग आते हैं उनकी गाड़ी का नंबर वहाँ नोट कर लेते हैं, उनको नोटिस भेज दिया दिल्ली पुलिस, यहाँ बुलाती है, एक बार बुलाती है, अगली बार उन्होंने FIR कर रखी है 40-50, नाम उसका इसमें कोई नहीं, उसको एक्यूज बना के उसमें डाल देती है। जो लोग लंगर लेके आते हैं गाड़ियाँ, उनको नोटिस जा रहे हैं, INA के नोटिस जा रहे हैं, और NIA के नोटिस जा रहे हैं, और CBI रेड कर रही है पंजाब में ही और कहीं नहीं। ये सारे टैक्टिक्स सरकार समझती है कि पंजाब भी डर जाएंगे। एक बुनियादी खासा उन्हें समझ लेना चाहिए, पंजाब के लोग कट जाएंगे, पीसफुल रहेंगे, उन्हें लड़ना आता है। हमारे गुरु साहिबान ने, गुरु अर्जन देव पातशाह ने तत्ती तवी पे बैठ के कुर्बानी दे दी, लोगों को हिंसक होने की नहीं कहा। गुरु तेग बहादुर ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यहाँ आके कुर्बानी दे दी, इसी लाल किले के सामने। चांदनी चौक उसका एवज देना चाहते हैं हमें नहीं उन्होंने कहा कि कभी वायलेंट हो, उन्होंने ये नहीं कहा। वो कहते हैं ना पहकाऊँ को देतना ना पैमानत आन, ना मैं किसी को डराता हूँ ना किसी से डरता हूँ। हम उनके बच्चे हैं। ये आज़ादी की लड़ाई में 95% कुर्बानी देने वाले, जेल जाने वाले और फांसी चढ़ने वाले पंजाबी थे। कहाँ थे ये RSS बीजेपी? आज़ादी की लड़ाई के बाद जब इमरजेंसी लगी, पंजाब ने ही इमरजेंसी का विरोध किया, बाकी सारी स्टेट्स कहाँ थी? तो एक बार नहीं, पंजाब ने ही जब आप ठूठा पकड़ के अमेरिका के पास जाते थे, हमें अनाज दे दो, इंदिरा कहती थी बेइज्जती हो रही है देश की, तो उस वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया प्रोड्यूस और पेरिश। किसने प्रोड्यूस किया? हमने प्रोड्यूस किया। आज इनके पास ये तो इतने बुरी तरह से फेल हुए हैं, आज जिसको सरप्लस कहते हैं, ग्राउंड रियलिटीज, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं ये बना सके 73 साल में। गरीबों के पास अनाज खरीदने की कैपेसिटी नहीं, पैसा नहीं। सरकार की ड्यूटी क्या है जी? ये सेकुलर गवर्नमेंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी?
अब एक चीज बताइए कि आप थोड़े आक्रोश में आए, लेकिन मुझे आपकी वो चिट्ठी याद है राजेवाल साहब, जो चिट्ठी आपने किसान नेताओं को लिखी थी, जिस चिट्ठी में आपने हिंसा की आशंका जताई थी। उस पर भी लास्ट टाइम जब आया था मैंने बात की। एक चिट्ठी आपने लिखी थी किसान भाइयों के नाम कि आंदोलन में कोई ऐसी चीज ना हो। नहीं नहीं, मैंने स्पीच दी थी। एक चिट्ठी किसान मोर्चे के उसमें आई थी हम लोगों को। राइट एनी लेटर, मैंने चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन बार बार मैं वहाँ जाके स्टेज पे कहता हूँ कि चौकस रहो, पीसफुल रहो और हिंसा बिल्कुल नहीं करनी। बार बार कहता हूँ कि जब तक ये आंदोलन पीसफुल रहेगा इसको कोई हरा नहीं सकता। अगर हिंसा आ गई तो मोदी जीत जाएगा। यही आपने ये बात मैं बार बार कहता हूँ, अब भी कहता हूँ। अखबार में न्यूज़पेपर हाँ, आर्टिकल भी यही था, चिट्ठी नहीं लिखी थी। आर्टिकल मैंने लिखा था, पंजाबी ट्रिब्यून में आर्टिकल लिखा वही था। वही वही आर्टिकल। वो बात यही है जो मैं स्टेज पे कहता हूँ, वही लिखा था मैंने। तो ये बात ठीक है, आप हिंसक होके सरकार से जीत नहीं सकते, सरकार किसी की भी हो। और ये सरकार, और इस दौर में मीडिया को फिर मौका मिल जाता है, क्योंकि उसी चीज को इस तरह से 24 घंटे कवरेज होता है। जो लोग ऐसे बैठे हैं किसान, घर परिवार छोड़ के, सबको एक खांचे में फिट करने की कोशिश होती है, जो अभी भी हो रही है। वो देखिए, ये सरकार जो छोटी छोटी बात पे लोगों को डरा के समझाती है, अभी चुप हो जाएंगे। यहाँ से पत्रकार को उठा लिया, मनजीत पुनिया, मनदीप पुनिया, उसको यहाँ से उठा लिया, जेल में बंद कर दिया। क्या कसूर था उसका? आप आए हैं रिपोर्टिंग करना, आपका ड्यूटी है, सवाल मेरे से करेंगे, आपका अधिकार है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको पकड़ के अंदर बंद कर दिया जाए। तो हमारा जो है फंडामेंटल राइट टू स्पीक, वो उसको बंद कर देंगे, जुबान बंद कर देंगे मेरी। तो ये सरकार किसी भी कायदे से, किसी भी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चल रही, ऑटोक्रेटिक हो गए हैं। और मुझे लगता है अगर देश खड़ा हो रहा है, अगर ऐसे ही रहा, देश के लोग सोचते रहे, अब मोदी करते रहे, जो मोदी भक्त हैं उनको सोचना चाहिए ये देश बर्बाद हो जाएगा अगर इसी लाइन पे चलता रहा। मोदी अपनी पार्टी में भी किसी की नहीं मानता, मुझे पता है। विद इन पार्टी वो किसी की परवाह नहीं करता। ऐसा दो गुजरातियों को देश लुटाने लगे हैं, ये अब चर्चा होने लगी है। राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो कहा था, उन्होंने, इससे पहले चर्चा हो रही है, इसीलिए उन्होंने कहा, इससे पहले चर्चा हो रही है कि दो गुजरातियों को देश लुटा रहे हैं। वो पेट्रोलियम जो तेल सेक्टर है वो अंबानियों के पास, डिफेंस सेक्टर अंबानियों के पास, कम्युनिकेशन अंबानियों के पास, और जो रेलवे है वो अडानियों को, हवाई अड्डे अडानियों को। अब उनके मुंह में पानी आ गया कि आने वाले 30 साल फूड शॉर्टेज रहने वाली है सारी दुनिया में। अभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हमारी सरकार से बातचीत कर रहे हैं कि हमें इंश्योर करो कि आप हमें अनाज कंटिन्यूसली सप्लाई करोगे, अभी समझौता कर लो। हमने तो कहा कि अभी किसान को ऐसे परेशान ना करो, उसको कहो प्रोड्यूस मोर और उससे फॉरेन एक्सचेंज कमाओ, देश के लिए पैसा कमा के दो, उसकी मदद करो। पर लेकिन इनको तो अंबानी अडानी चाहिए ना। अच्छा ये बताइए, थोड़ा विषय बदल के, क्या ऐसा भी किसान नेताओं के बीच, जो आपकी जत्थेबंदियां हैं उसके बीच हो रहा है, चूंकि आंदोलन लंबा चला, तो कोई ऐसा रास्ता या किसी की राय ऐसी है क्या कि एमएसपी पर ज़्यादा जोर दें, कि एमएसपी को लेकर कानून बन जाए, बाकी चीज़ें हो सकता है जो 3 कानूनों के जो आशंकाएं हैं वो अपने आप कम हो जाएगी, तो हम इस पर जोर देकर बात करें, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ये नई बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। जो सबसे पहला मेमोरेंडम हमने सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को दिया, उसमें भी वही सब कुछ एमएसपी उसमें था। जितनी बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर से या होम मिनिस्टर से बात हुई, उसमें हर बार ये एमएसपी का मुद्दा रहा। असल बात क्या है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी मिलती है, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, बाकी स्टेट्स में नहीं हुआ। हम इसीलिए कहते रहे कि सारे देश में 48,000 मंडियां और बनाओ, और ये सरकार की ड्यूटी बनती है को उनको एमएसपी इंश्योर करे। और हम नहीं कहते कि सरकार सारी खरीद करे, हम कहते हैं कि आप ये गारंटी दे दो, प्राइवेट व्यापारी खरीदे तब भी, सरकार खरीदे तब भी, किसान को एमएसपी पूरी मिल जानी चाहिए, उसको इससे कम नहीं। इसी हम 1 लाख करोड़ के दाल और एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर आप खरीदो दाल, तो मूंग की दाल की एमएसपी 7200 रुपये है, हमें मिलता क्या है 3000। अगर मुझे 7200 मिले तो अब ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है ना, पंजाब हरियाणा में पानी की सारे देश में हो रही है,
पैडी से डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये भी कहा कि गेहूं चावल पे ही केंद्रित क्यों रहते हैं संसद में, पीएम ने भी कहा। मैंने कहा कि देखो, अगर आप हमारी मूंग की दाल खरीदना लगेंगे तो 7200 में जब खरीदोगे तो मुझे उतने ही पैसे मिल जाएंगे जितने पैडी से मिलते हैं। तो मैं पैडी का मुश्किल में क्यों पैदा फंसूंगा, वो पैदा क्यों करूंगा। मेरी आसानी से कम खर्च से फसल मिलेगी जो मेरी धरती में नाइट्रोजन छोड़ेगी। आप क्यों नहीं खरीदते। वो कहते हैं मार्केट में नहीं आती। मैंने कहा एशिया की सबसे बड़ी मंडी खन्ना है, वहाँ 5 क्विंटल दाल आती है। वहाँ व्यापारी क्या करने आएगा भाई, जिसकी डिमांड 5000 क्विंटल की है वो क्यों आएगा। अगर आप इंश्योर कर दो MSP तो वो इस साल उसको पता चल गया, अगले साल रकबा बढ़ जाएगा, वो रकबा पैडी से नीचे आ जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा पैडी से। आपको 5000 क्विंटल दाल मिल जाएगी, व्यापारी भी आ जाएगा 5000 क्विंटल पे। 20 क्विंटल पे वो नहीं होता। आप उससे 7200 रुपये क्विंटल खरीद के या 72 रुपये किलो खरीद के खर्चे डाल के 80-85 रुपये सरकार को पड़ेगी। आपके पास PDS सिस्टम है, 90 रुपये दे दो कंज्यूमर को, उसको 120 या 150 में क्यों देते हो भाई। व्यापारी दोनों तरफ रगड़ा लगाता है और आप इंपोर्ट करते हो 8000 में। 8000 में इंपोर्ट करते हैं, 7200 किसान को देने के लिए तैयार नहीं। 1 लाख करोड़ रुपया हर साल खर्चते हैं इस पे। क्या तकलीफ है जी। पॉलिसीज की बात है ना, नहीं करते। ये इन्हीं बातों का तो झगड़ा है। इसीलिए हम कहते हैं हमारा लीगल राइट टू MSP होना चाहिए। अच्छा, अब आखिरी सवाल अरुण जी, उसके बाद आपको कुछ होगा तो पूछेगा। आखिरी सवाल कि अब तक की स्थिति, चूंकि आप भी जान रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे चूंकि आप आंदोलन को नेतृत्व कर रहे हैं, कि 83 दिन बाद एकदम डेडलॉक है। कोई सरकार ऐसा संकेत नहीं दे रही है पीछे हटने की। आप भी अपनी मांग के साथ लगातार कायम हैं कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। तो इसका मतलब जून आ रहा है, मई आ रहा है, गर्मी है, जो भी है, जैसे भी होगा ऐसे ही मोर्चेबंदी होगी, बनी रहेगी। मैं एक बात आपको कहूँगा, थोड़ा रियलिटी की तरफ देखिए थोड़ा। ये मोदी कभी किसी बात पे स्टेटमेंट नहीं देता था, किसान की नहीं, किसी भी बात पे नहीं बोलता था, कभी प्रेस को फेस नहीं करता। अभी हर रोज़ मोदी खेती पे ऊपर, इन कानूनों के ऊपर हर रोज़ क्यों बोल रहा है। उसके अंदर अब घबराहट है, वो उखड़ गया है, इसीलिए हर एक को पकड़ के अंदर दे रहा है। वो उखड़ गया है। जब आदमी टूटता है ना, इतना जिद्दी आदमी, वो पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा, अंदाज़ा नहीं आप लगा सकते। हमें यकीन है हम उसे और परेशान करेंगे ताकि बिल्कुल टूट जाए और फिर हमारी बात मानेगा। देखना ये बहुत दिन दूर नहीं है। आंदोलन तो नहीं टूटेगा, आंदोलन बिल्कुल नहीं टूटेगा। वो तो देखो सामाजिक सिस्टम हमारा ऐसा है, हमने ये, और बड़ी मज़ेदार बात हुई है इस आंदोलन में। गांव में 2 पार्टियां आपस में उनके कत्ल होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इस आंदोलन ने सब खत्म कर दिया, इकट्ठे एक ट्रॉली में सोते हैं और गांव में फ़ोन करते हैं झगड़ा खत्म हो गया, यहाँ बैठ के कोई पार्टीबाजी नहीं। इतना कुछ कर दिया। हर रोज़ ये पॉलिटिकल लोग कहते थे पंजाब में जी हमारे नौजवान जो हैं नशेड़ी हो गए। जिस दिन से हम आंदोलन में आए हैं, एक किसी अखबार में खबर नहीं कि फलां जगह कोई नौजवान नशे से मर गया। हर रोज़ खबरें आती थी। वो कलंक धो दिया नौजवानों ने। यहाँ आप देखते हो वो कैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। भीड़ तो लेकिन पहले से कम हुई है, चाहे यहाँ भी सिंह। ये हमारी स्ट्रेटजी है। व्हाई शुड आई टेल यू एवरीथिंग। ये स्ट्रेटजी है हमारी। मैं आपको सब कुछ क्यों बताऊं। जैसे यहाँ भी मैं आज थोड़ा देख रहा था, लोग चिंता नहीं, हमने जो किया है सोच समझ के किया है। जैसे चल रहा है हमारा आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। वी आर नॉट वरीड एट ऑल। बिल्कुल रत्ती पर हमें चिंता नहीं, बिल्कुल कोई हमें इसका फिक्र नहीं है। जो चल रहा है ठीक चल रहा है और ठीक से चलेगा। हाँ, चिंता मोदी को बढ़ा रहे हैं, उसको और बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे बलवीर सिंह राजेवाल साहब। बहुत बातें इन्होंने कही और सबसे बड़ी बात ये कि भीड़ थोड़ी गाजीपुर बॉर्डर से कम हो, चाहे सिंघू बॉर्डर से कम हो, चाहे टिकरी बॉर्डर से कम हो, लेकिन उस कम होती भीड़ या किसानों की कुछ तादाद कम होने के आधार पर आंदोलन को लेकर कुछ ऐसा तय या नहीं किया जा सकता, या इससे अंदाज़ा लगाना ये गलत होगा कि आंदोलन कमज़ोर हो रहा है। इन्होंने बताया कि हमारी रणनीति यही, बहुत सारे किसान नेता कह रहे हैं, कुछ किसान जाते हैं, कुछ किसान आते हैं। अगर उन्हें लगता है कुछ वहाँ काम है तो पाली के हिसाब से है, 10 गए 5 आए। इसके आधार पर ये समझना गलत होगा कि आंदोलन खत्म हो रहा है या आंदोलन कमजोर हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।